गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यश। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो लेख बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो एक नया विषय, एक नई विचारधारा को जन्म देता है या फिर आपके सोचने समझने की जो क्षमता है, जो ताकत है, उसको और प्रांगण और मजबूत बनाता है, उस विषय पर हम स्पेशली वीडियो बना देते हैं। तो बहुत बहुत नीतीश जी, आपका डेली जो आप रूटीन वीडियो भेज रहे हैं, थैंक यू सो मच। और प्रज्ञा जी, नागर एकेडमी, ऐसे तमाम तरह के लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। तो चलते हैं दोस्तों आगे। तो जो आज का विषय है उसे लिखा है तवलीन सिंह जी ने, जो एक अच्छी कह सकते हैं लेखिका हैं, ठीक है। जो आज का विषय है उनका है जड़ों से जुड़ने की शिक्षा। तो ये कुछ पहलुओं पे बात करेंगे कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आप जड़, जो उसका रूट होता है, उस पर फोकस करना पड़ता है। जैसे कुछ हैं विद्यार्थी हैं, जैसे प्रज्ञा जी हैं, और अन्य लोग हैं जो पूछते रहते हैं, सर हाउ टू डेवलप आवर कंसल्ट आइडियोलॉजी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, अभी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बोलने की, चीज़ों को समझने की। आप 6 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बहादुरी नहीं है। यू शुड बिलीव इन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। आप 3 घंटे ही पढ़िए, पर मन से पढ़िए, अच्छे से बैठ के पढ़िए। ये नहीं हर 2 मिनट मोबाइल चेक कर रहे हैं, किसी अन्य तरफ आपका ध्यान चला जा रहा है। तो ये प्रतिकर्षण नहीं होना चाहिए। आप आकर्षण पैदा करिए पढ़ाई को लेकर। और सबसे पहली जो बात है, अब ऐसे शुरुआत जो इनिशियल जब आप पढ़ने बैठते हैं, तो ऐसे विषयों का चुनाव करें जो आपके अंदर उत्साह पैदा करता हो, जो आपको अधिक देर तक बैठने की क्षमता डेवलप करता हो। तो जैसे जैसे देखिए, अगर ये रूटीन आप 21 दिन 1 महीना करते हैं ना, उसके बाद जब तक आप वो अपना रूटीन नहीं कंप्लीट करेंगे, तब तक आपको भूख नहीं लगेगी। आप पहले बैठना सीखिए 4 घंटे 5 घंटे। ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है, ये भी एक तरह का कह सकते हैं प्रार्थना है, उपासना है। आप बैठना तो पहले सीखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि 4 घंटे लगातार आप बैठिए, बीच बीच में आप 1 घंटा में उठ कर चल सकते हैं, ठीक है, रेस्ट ले सकते हैं। पर कोशिश करिए एक दिन में कम से कम 4 5 घंटे यदि आप अच्छे से कुर्सी पे बैठ के देखिए कि चीज़ों को पढ़िए विधिवत, आपके अंदर एक नई विचारधारा का संचार होगा। तब आप मतलब आप जैसे होंगे तैसे किसी भी मुद्दे पर आप बोलने लगेंगे, आप अपना स्पष्ट विचारधारा देना स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ डेवलप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सारी चीज़ें करें, अच्छे से हाथ पैर धो के। ऐसा कुछ भी ना करें जब आप पढ़ने बैठें आप डिस्ट्रैक्ट हों, आप कहीं इचिंग होने लगा, ओ मच्छर काट लिया, वो बाल नहीं सही हैं, तो सारी चीज़ें विधिवत। इसीलिए कहा जाता है जब आप पढ़ने बैठे तो अच्छे से नहा वहा कर, ठीक है, कि नहीं यहाँ खुजली हो रही तो ये हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए उस विषय पर ही होना चाहिए। तो चलते हैं अब आगे, जड़ों से बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे है, पत्रकारिता का पहला नियम है निष्पक्षता। तो दोस्तों बता दें, पत्रकारिता का मतलब है जो आज के समय में लोग इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिन्हें आप मीडिया के नाम से संबोधित करते हैं, पत्रकार के रूप में जानते हैं उनको। तो उनका क्या काम है? किसी भी इन्फॉर्मेशन को हमारी आवाम तक, देश की जनता तक सही तरीके से पहुंचा। निष्पक्ष, निष्पक्ष का मतलब होता है किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसमें निस्वार्थ रूप से हो, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न जुड़ा हो, कहीं गलत उद्देश्य ना हो, जो चीज़ें हैं तथ्य वो सामने पहुंचाना। इस नियम की अहमियत ज़्यादा है उन पत्रकारों के लिए जो राजनीति पर लिखा करते हैं, इसलिए कि अगर राजनीतिक पंडितों के लेखों में पक्षपात की बू आने लगती है तो हम पत्रकार न रहकर सरकारी भोंपू बन जाते हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे कि मोदी के राज में इस नियम को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। 2 खेमों में हमको बांट दिया है। प्रधानमंत्री के प्रवक्ताओं और सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों ने एक खेमे में रखा है भक्तों को, दूसरे में तथाकथित देश के गद्दारों को। तो आप देख सकते हैं कि आजकल जब सोशल मीडिया पर, ख़ासकर मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ, जब मीडिया के चैनलों के पर जब पैनल पे जब कुछ लोग आते हैं अपने विचारधारा लोगों तक पहुँचाते हैं, तो पहले जैसा
नहीं रह गया ट्रेंड। पहले क्या होता था, जो डिबेट होता था बहुत ही स्वस्थ होता था। स्वस्थ का मतलब है कि इतना आरोप प्रत्यारोप नहीं होता था जितना आज व्यक्तिगत स्तर पर लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। किसी को लाइव टेलीकास्ट चैनल में गद्दार के नाम से संबोधित कर देते हैं, तो किसी को कह दिया जाता है आप तो देश विरोधी कार्य कर रहे हैं, आप में आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं। मतलब जितना गंदा आप बोल सकते हैं आप बोलिए, क्योंकि चैनल वालों की टीआरपी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसके जो जिम्मेदार लोग हैं खुद टीवी वाले ही हैं, मीडिया वाले हैं। अगर एक दो बार ऐसे संबोधन करने वालों को, ऐसी विचारधारा फैलाने वालों को यदि बैन कर दिया जाए टीवी पे, ऐसे प्रवक्ताओं को, ऐसे जो अपने आप को कहते हैं हम एक विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, जब इनको आप बायकॉट कर देंगे, इनका बहिष्कार करेंगे, तो लोग सचेत होंगे। उसके बाद इस तरह की गलतियाँ कभी नहीं करेंगे। मैं कभी भक्तों के खेमे में हुआ करती थी, लेकिन जब मुझे इस खेमे से निकाल कर गद्दारों के खेमे में डाल दिया गया, जिसमें है वामपंथी, सेकुलरिस्ट, कांग्रेसी और उदारवादी या लिबरल पत्रकार, इन सबको मोदी के प्रवक्ता देश के गद्दार मानते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में मोदी की किसी भी नीति का विरोध करना भारत का विरोध करने के बराबर है। मेरी मुसीबत यह है कि जब मैं मोदी की किसी नीति की तारीफ भी करती हूँ आजकल तो ट्विटर पर ताने सुनने को मिलते हैं, इस किस्म के OCI नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो। अब चमचागिरी कर रही हैं सिर्फ इसलिए कि उसके बेटे को OCI वापस मिल जाए। सो स्पष्ट करती हूँ आगे बढ़ने से पहले कि भारत में मेरे बेटे का घर रहा है उसके बचपन से, और उसको OCI दिया गया था मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उसको अकेले पाला था। अब नई शिक्षा नीति का दिल से तारीफ करना चाहती हूँ। पिछले सप्ताह शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक्सप्रेस अड्डा में खास मेहमान थे, और पहली खुशी मुझे हुई जब उनका परिचय शिक्षा मंत्री का कर दिया गया। शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था पहले भी, लेकिन राजीव गांधी ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा। उन्होंने इस नए मंत्रालय के तहत एक शिक्षा नीति बनाई थी, जिसकी कोशिश सिर्फ यह थी कि कुछ सरकारी स्कूलों में ऐसा सुधार लाया जाए जिससे वे मिनी दून भी उच्च स्तर के स्कूलों में मिनी दून स्कूल बन जाए। मिनी दून का मतलब होता है दोस्तों, देहरादून में लगभग जो स्कूल्स पहले बनाए गए थे, जो आज भी विद्यमान है, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिटी की मैं बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही साथ में, पर वहाँ की जो एजुकेशन, जो फैकल्टी है, जो फैसिलिटीज़ है, एवरीथिंग इज ऑसम, यू हैव टू से। तो इन सारी चीज़ों को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, यू हैव टू गिव एन प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद है दून स्कूल अंग्रेजी राज में बना था। अमीर घरों के भारतीय बच्चों को काले अंग्रेज बनाने के मकसद से। मैं खुद देहरादून में पढ़ी हूँ। दून स्कूल से जुड़े लड़कियों को स्कूल में हम इतने अंग्रेज बनकर निकले थे इस स्कूल से कि हमको भारत के इतिहास और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और पश्चिमी देशों के इतिहास और संस्कृति के बारे में सब कुछ कहा। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जिन हालातों का मैंने यहाँ अभी आपको बताया है दून स्कूल के बारे में, तो ये आज की स्थिति है। जो मैंने अभी आपसे बोला है कि पढ़ाई अच्छी होती है, लोगों की जल्दी एडमिशन तक नहीं होते हैं वहाँ पे, पर जो जब इसका कह सकते हैं स्थापना किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था दून स्कूल का, तो उनका उद्देश्य अलग था। जो अंग्रेज़ों का उद्देश्य था दोस्तों कि एक ऐसा वर्ग तैयार करना अंग्रेज़ों के लिए, खुद के लिए, कि ये ज़िंदगी भर अपना जो कल्चर है, जो इनका कस्टम है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सब भूल जाएं। बस उन्हें एक सेवक चाहिए था, और उसी रूप में वो उन्हें ढाल रहे थे, बना रहे थे। जो खुद तवलीन सिंह जी है वो इन बातों को स्पष्ट कर रही हैं, हालांकि ये भी स्वीकार रही हैं। ये स्पष्ट रूप से कही हैं कि हमें भारतीय इतिहास, यहाँ की संस्कृति परंपरा से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमें पूरी तरह से एक नहीं होता है जो काबुल का जो घोड़ा होता है, ठीक है, माफ़ करिएगा इसके बारे में स्पष्ट नहीं है। एक चीज़ और बता दूं, एक गधा लाइए आप, उसको घोड़ों के बीच में रखिए, ठीक है, जो चीज़ें, जो रियायतें, जो फूड आप घोड़ों को देते हैं वैसे ही रख रखाव, पूरी सारी फैसिलिटीज़ आप उन गधों को भी देंगे,
तो आपको बता दें कुछ चीज़ें उनका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। उनकी बनावट अच्छी होगी क्योंकि भाई भरपेट खाना मिल रहा है, रहन सहन उनका अच्छा है, अच्छा पानी मिल रहा है, चरने को घास मिल रहा है। पर जिस दिन एक्चुअल में जब दौड़ की बात होगी तो गधा गधा रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा। और अब वो क्या होगा, जो घोड़ा होगा मित्रों, वो अपने समाज में भी नहीं जा पाएगा क्योंकि जो उसने ज़िंदगी जिया है घोड़े की तरह, वो न इधर का रहा न उधर का रहा। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ें बनाई गई थी। उसके बाद तवलीन सिंह जी ने जो प्राथमिकता दी कि मैं जो भी हूँ, मैं सबसे पहले मैं अपने भारतीय इतिहास को जानूंगी, क्योंकि जो मुझे पढ़ाया गया था उस दून स्कूल में मेरे मतलब का कुछ भी नहीं था। अनावश्यक चीज़ें हमारे माइंड में डाली गई, हमारा ब्रेन वॉश किया गया, हमको फ्रीडम फाइटर को लेकर भड़काया गया, हमें एक चमचा बनाने का प्रयास किया गया। तो ज़िंदगी भर हम इनकी गुलामी करें, पर एक उत्कृष्ट श्रेणी का गुलाम, ठीक है, एक बड़े व्यापक विचारधारा का गुलाम बनाने की तैयारी की जा रही थी। नई शिक्षा नीति में भारतीय बच्चों को भारतीय बनाने की कोशिश है और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम होगी। मातृभाषा में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई कराने का सुझाव है, जो आवश्यक भी और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि फ़िलहाल इस देश के अधिकतर बच्चे बेजुबान बनकर निकलते हैं स्कूलों से। कई विशेषज्ञों ने भाषा नीति को लेकर आलोचना की है, यह कहते हुए कि अंग्रेजी अब विश्व की भाषा और इसलिए इसको मातृभाषा से ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए। तो कुछ लोग हैं जो कंट्रडिक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश में ही सारी चीज़ें संचालित रखनी चाहिए, पठन पाठन। आपको बता दें, जब आप हिंदी भाषी क्षेत्रों में जाएंगे, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट बिहार, आपका है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तो ऐसे उड़िया में तो छोड़ दीजिए, वो नहीं आएगा। ऐसे कुछ राज्यों में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज के बाद जो हिंदी लैंग्वेज आती है, उनमें प्राथमिकता वहाँ पे दी जाती है। तो बच्चा जहाँ पर जिन भाषाओं में बोलना सीखता है, यदि उसी में उसको शिक्षा दी जाए तो और तेज़ी से डेवलप करेगा, उसके अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, ठीक है, अच्छे उत्कृष्ट दिमाग का होगा। पर दोस्तों, जब कुछ लोगों के द्वारा एक विदेशी भाषा को थोपने का प्रयास किया जाता है तो बच्चा इसी में लैंग्वेज में कंफ्यूज हो जाता है। इसको इतना प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं अंग्रेजी को, ये तो एक भाषा है, भाषा आप कभी भी सीख सकते हैं, मात्र आपको एक्सप्रेस करने का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी भाषा हो, खड़ी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, ठीक है। आलोचना इस बात की भी है कि हमारे कुछ अंग्रेजी भाषी देशवासियों ने कि इसमें संस्कृत और भारत की संस्कृति को ज़्यादा अहमियत दी गई है। इनकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस तरह भारत के प्राचीन इतिहास को अनदेखा किया गया है पिछले 74 वर्षों में और मुग़ल तथा ब्रिटिश दौरों को अहमियत दी जाती, वह इस देश के साथ असली गद्दारी है। चोल राजाओं ने 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक दक्षिण भारत में राज किया, लेकिन उनके बारे में हमसे ज़्यादा दक्षिण पूर्वी देशों के लोग जानते हैं। मैं जब पहली बार थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयुथया गई थी तो हैरान रह गई थी कि रामायण की अयोध्या पर इसका नाम रखा गया था और थाईलैंड के राजा अपने आप को राम कहते हैं। भारत का विशाल प्रभाव आज भी दिखता है दक्षिण पूर्वी देशों के मंदिरों में, उनकी संस्कृति में, उनकी कला में, लेकिन भारत के बच्चों को हम इन चीज़ों के बारे में शायद अब सिखाएंगे इस नई शिक्षा की नीति के तहत। शिकायत मेरी सिर्फ यह है इस नई नीति को लेकर कि ऐसा लगता है कि हमको लिखा है ऐसे लोगों ने जिन्होंने भारत के सरकारी स्कूल नहीं देखे होते तो उनको मालूम ज़रूर होता कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लाखों ऐसे स्कूल हैं जिनमें बच्चों के पास न किताबें न बैठने के लिए कुर्सी मेज। ज़्यादा आवश्यकता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय खोलने की, पर जो विद्यालय हैं हमारे देश में, जो प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पे सही गुणवत्ता की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसे भी हैं हमारे चरण से जुड़े हुए लोग हैं जो पूरी तरह से जानते हैं, और हो सकता है कि वो पढ़े भी हों प्राइमरी, क्योंकि मैं बचपन में प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा हूँ 2-3 तक, जो भी, क्योंकि उम्र कम थी। तो लोग कहें पहले
एक वो डालिए, आदत डालिए कि ये कुछ देर तक स्कूल में बैठे। तो घर के बगल में ही स्कूल था, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। तो 1-2 साल तक मैं वहाँ पे गया हूँ। तो आज भी वो व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल सकती है। वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में न कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ होंगी भी तो उस पे बस टीचर ही बैठ सकते हैं, और बच्चों के लिए टाट या नीचे बैठने की व्यवस्था है आज भी वहाँ पे। इक्के दुक्के स्कूल होंगे तो होंगे, मैं नहीं बता सकता। तो ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालयों में वही मिलेगा, नीचे आप बैठ सकते हैं। अपने घर से हम लोग बैठने के लिए कुछ लेकर जाते थे, कपड़ा वगैरह, ठीक है। एक बोरा होता है जो बोरिया, उसको लेकर जाते थे, और लकड़ी का पटरी टाइप होता था। अब तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई है ज़्यादातर। तो आप देख सकते हैं ना, मतलब टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं था। आज भी कुछ विद्यालयों में ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। तो जो विद्यालय हैं उन्हें आप आधुनिक बनाइए, लैब स्थापित करिए, कंप्यूटर लगाइए। ऐसी तमाम तरह की सरकारें आई, कहीं हम प्राथमिकता उन्हीं को देंगे, वहाँ पे वाईफाई लगवाएंगे, फलाना ढिमका। पर आज भी देख सकते हैं वो संसाधन विहीन पड़ी हुई हैं। वैसे इन स्कूलों में अगर अध्यापक दिख जाएं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। हाँ, मानी जाती है। कुछ लोग कपड़े बुन रही हैं, तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई फ़ोन से बात कर रहा है, व्हाट्सएप पे ही सब हो रहा है। कई बार मीडिया के द्वारा खुलासे किए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसके बावजूद कि इन ग्रामीण स्कूलों में अध्यापकों का वेतन कई निजी स्कूलों से ज़्यादा है, मुझे शिक्षा मंत्री से सवाल करने का मौका नहीं मिला एक्सप्रेस अड्डे में, क्योंकि मैं जूम करना नहीं सीख पाई हूँ। मौका मिलता अगर तो मैं उसे ज़रूर पूछती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं दशकों से कई राज्यों में, सो उन राज्यों में हम क्यों नहीं शिक्षा में सुधार देख पाएँ, जिनके बिना नीतियाँ चाहें कितनी बेहतरीन हो, बेहतर रहेंगी। ऐसा कहने के बाद लेकिन यह भी कहूँगी कि मुझे बहुत खुशी हुई कि नई शिक्षा नीति मिली है देश को, और 30 वर्ष बाद पहला शिक्षा मंत्री भी। जिस दिन भारत के बच्चों को अच्छे स्कूल मिलेंगे और अच्छी शिक्षा, उस दिन भारत फिर से विश्व गुरु बनने का सपना देख सकेगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।